अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं सईद काजी और सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद रिजवान। नाज़रीन, आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी ने जहां मियां नवाज शरीफ को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने का मौका दिया है, वहीं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को दरपेश चैलेंजेस से भी निपटना होगा। मुस्लिम लीग नून तो अपनी जीत का जश्न मना रही है, लेकिन अवाम ये जश्न तब मनाएंगे जब उन्हें यहाँ पर बिजली मिलेगी, बच्चों को तालीम और सेहत मिलेगी और हमें दहशतगर्दी से निजात मिलेगी, और सबसे बढ़कर अमीर और गरीब में फर्क खत्म होगा और सबको बराबर के हुकूक मिलेंगे। क्या आने वाले 5 सालों में मुस्लिम लीग नून मुल्क में तब्दीली ला सकेगी, या सिर्फ 5 सालों की तरह, पिछले 5 सालों की तरह सिर्फ इक्तदार के मजे ही लूटे जाएंगे? आज हम इस पर बात करेंगे। दूसरी जानिब अगर सूबों की बात करें तो पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया ही है, लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में, तो सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे आगे है 61 नशस्तों के साथ। सवाल यह है कि सिंध में हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहादी कौन हो सकता है? क्या MQM जो बल्दियाती इंतखाबात पर बजिद होगी, या फंक्शनल लीग, नून लीग या NPP का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जा सकता है? और खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में कौन सी पार्टी किससे मिल सकती है, इस पर भी बात करेंगे। इन पर बात करने से पहले खबरें लेंगे। सबसे पहले कायद साहब से। कायद साहब, आज की क्या खबरें आपके पास? शाजिया, पहले तो मैं ये बात करूंगा कि इसे खबर कम पर्सपेक्टिव भी कह लें कि जो दो पार्टीज आलमोस्ट जो हैं वो स्वीप यानी ख़त्म हो गई हैं, बज़ाहिर हमें लगता है ANP और PPP, इनका क्या मुस्तकबिल होगा? ANP ने 1 सीट कौमी असम्बली की जीती है, मगर पीपल्स पार्टी ने रिटेन की हैं अब 35 सीट्स अभी तक के जो नताइज गैर हतमी आए हैं उसमें बताया। मगर इन पार्टीज़ के अंदर जो एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है, अब हम देख रहे हैं कि कुछ इशारे गुलाम अहमद बलोर भी अपनी लीडरशिप की तरफ कर रहे हैं, कुछ इशारे मखदूम अमीन फ़हीम अपनी लीडरशिप की तरफ कर रहे हैं। तो जो आइंदा ये सिंध में पावर स्ट्रगल होगी, इनकी क्या शक्ल और इन पार्टियों का मुस्तकबिल मुमकिन क्या होगा, इस पर बात करूँगा। और फिर एक और दिलचस्प सूरत हाल जो कौमी असम्बली में पैदा हो रही है वो ये कि इमरान खान, जावेद हाशमी, शेख रशीद और मखदूम शाह महमूद कुरैशी अब अपोजिशन में होंगे। ये सारे बहुत वोकल हैं, शेख रशीद साहब बहुत वोकल हैं, इमरान खान बहुत वोकल हैं। तो ये अपोजिशन भले छोटी हो या बड़ी, छोटी तो नहीं हम कहेंगे, ये एक बड़ा चेक होगा गवर्नमेंट पे, और वो आसानी से मेरे ख्याल में यानी एक वॉच डॉग के तौर पे ये किस तरह इनका एक शक्ल बन रही है, मैं इस पर बात करूँगा। जी रिजवान साहब, आपके पास क्या खबर है? मैं बात करना चाहूँगा 2 चीज़ों पर। एक तो ये है कि जो मुस्लिम लीग की आज PMLN की अगर गवर्नमेंट बनती है, तो PMLN की इस गवर्नमेंट के इंडिया के साथ फ्यूचर में कैसे रिलेशंस होंगे और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कैसे होंगे। ये 2 कैपिटल्स हैं जो पाकिस्तान हमेशा ही बड़े बहुत ज़्यादा उसको देखता है, बहुत अहमियत के साथ। और दूसरी चीज़ जिस पर मैं बात करना चाहूँगा, एक बड़े पुराने फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट हैं इधर इस्लामाबाद में बेस्ड थे, डेक्लन वॉश। वो पहले गार्डियन में रहे 9-10 साल और अब वो न्यूयॉर्क टाइम्स के ब्यूरो चीफ थे। उनको अचानक बगैर कोई वजह बताए 2 हरफी लेटर के साथ मुल्क से एक्सपेल कर दिया। तो इस पर बात करेंगे कि उसको ठीक है, लेकिन अभी हमें सबसे पहले बात करनी है मुस्लिम लीग नून को जो दरपेश चैलेंजेस है उस पर। सेनेटर परवेज़ रशीद इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। परवेज़ रशीद साहब, सबसे पहले तो दुनिया TV की तरफ से और हमारा प्रोग्राम खबर ये की तरफ से मुस्लिम लीग नून को ढेरों मुबारकबाद। आपको जो है वो मरकज़ में हुकूमत बनाने का मौका मिला है, तीसरी बार हुकूमत बनाने का मौका मिला है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो मंशूर बताया गया था, आवाम को दिखाया गया था, क्या उस पर अमल दरामद होगा? और सबसे बढ़कर ये कि 18वीं तरमीम के तहत 21 रोज़ के अंदर अंदर काबीना मुकम्मल कर लेनी चाहिए आइन के मुताबिक, और बजट सर पर है, तो ये सारा प्रोसेस कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? क्या नाम फाइनल हो चुके हैं सबके? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुबारकबाद का मुस्तहिक हमें समझा। मेरे नज़दीक मुबारकबाद के मुस्तहिक पाकिस्तान के अवाम हैं, जिन्होंने जमहूरी अंदाज में अपनी राय का इजहार किया और दुनिया की महज़ब कौमों में पाकिस्तान को एक अच्छा मकाम मिला इस इंतखाबी अमल के नतीजे में। दूसरी बात मुझे आपसे अर्ज करनी है कि आपने 3-4 सवाल मुझसे किए हैं, इन 3-4 सवालों का आपस में कोई रब्त नहीं है। मैं एक सवाल का जवाब देते हुए जब दूसरे सवाल तक पहुंचूंगा तो मैं भूल चुका हूँ कि आपका दूसरा सवाल क्या। सबसे पहले तो मंशूर के बारे में बता दें कि मंशूर पर अमल दरामद जो है वो किस तरह यकीनी बनाया जाएगा? अगर आप जो सवाल आपने किया है ये अच्छा सवाल है, इसका जवाब देना जो है वो हमारी जिम्मेदारियों में शामिल है। लेकिन वो जमात जो 2 दफा पहले हुकूमत कर चुकी हो मरकज में, और फिर 5 साल जिसने सूबे में हुकूमत की हो, उससे जब सवाल किया जाता है तो ये जरूर साथ मेंशन कर दिया जाता है कि इन्होंने
जो 2 साल जिन बारियों का जिक्र अभी आपने भी किया, दूसरे लोग भी करते हैं, और अब आपने ये भी कहा कि तीसरी बारी भी इनको मिल गई है, तो ये भी बताया जाता है कि इन्होंने अपने मंशूर पर अमल किया होगा तो लोग इनको बारियां दे रहे हैं ना। अभी 5 साल हमने पंजाब में हुकूमत की, अगर हम अपने मंशूर पर अमल नहीं करते तो फिर हमें लोगों ने दोबारा क्यों वोट कर लेकिन दिया? इस बार परवेज रशीद जी आप मेरी बात मुकम्मल होने देंगे। मैंने तस्वीर से आपकी बात सुनी है, मेहरबानी करके अब आप भी सुनिए, ताकि जो हमारे सुनने वाले हैं उन्हें आपके सवालात की समझ आ जाए, हमारा नुक्ता नजर उन्हें समझ आ जाए। देखिए, हमें कम मौका मिलता है, 70 टेलीविजन हैं, उन पे 150 प्रोग्राम हर वक्त हो रहे होते हैं और ये सारी बातें हो रही होती हैं, हमें उनमें से कभी 2-3 मिनट मिलते हैं। 5 साल की हुकूमत के बाद जब दोबारा लोग किसी जमात को मुंतखब करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि 5 साल उस जमात ने अपने मंशूर पर अमल किया, इस हद तक अमल किया कि लोग उससे मुतमिन हुए और अब उसको दोबारा मौका दे रहे हैं। जवाब मेरा आपको यह है कि जैसे हमने माजी में अपनी कारकर्दगी और अपने वादों के दरमियान एक तवाज़न रखा है, उन पे एक मुस्बत पेशरफ्त की है, आइंदा भी इंशाअल्लाह हम ऐसे ही करेंगे। बहुत अच्छी बात की आपने परवेज साहब। मैं भी आपसे, आप चूंकि पंजाब में थे और अब आप फेडरल गवर्नमेंट में जा रहे हैं, तो इश्यूज ऐसे हैं, मैं आपसे एक मुख्तसर सवाल करूंगा कि बिजली का आपने वादा किया है, अब बिजली के जो बुनियादी तौर पे इसको रिपेयर करना है जुज़वी तौर पे, उसके लिए भी $10 बिलियन चाहिए, जबकि पहले बजट में ही आपको $5 बिलियन अगर नहीं मिलते तो हम एक डिफॉल्ट की सूरत हाल में। तो ये जो अब आप फेडरल गवर्नमेंट में आने से पहले वादे कर रहे हैं, थोड़े से अनरियलिस्टिक नहीं लगते? हमने जो कुछ कहा है सोच समझ के कहा है, और शायद हमारी जमात, अगर कभी सिर्फ इस एक मौजू पर भी आप डिबेट करें तो मैं हाजिर हो जाऊंगा कि हम एक एक लफ्ज हमारी जमात की तरफ से जो बोला जाता है हम उसको छान फटक बोलते हैं और ये सोच के बोलते हैं कि कल हमें इसका जवाब दें। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी बात करूं, एक आदमी कहता था ड्रोन गिराऊंगा, हम ड्रोन मैनेज करेंगे। लोगों ने हमें वोट किया क्योंकि उन्हें मालूम है कि ड्रोन गिराया नहीं जा सकता, ड्रोन वालों को मैनेज करना पड़ेगा। इसी तरीके से बिजली पे मैं आपको बताता हूँ, आप जो कुछ कह रहे हैं वो तस्वीर का एक रुख है, लेकिन दूसरा रुख ये है कि पाकिस्तान में बिजली चोरी होती है। सबसे पहले उस चोरी को रोकिए, आपकी आमदनी बढ़ जाए। नंबर 2, पाकिस्तान की रियासत जो है वो बहुत से ऐसे अदारों का अपने सर पर उठाए हुए है जो अरबों रुपए हर साल का नुकसान करते हैं, और ये 400 अरब रुपए बनते हैं जो हर साल हम नुकसान करते हैं कौमी अदारे जो हुकूमत पाकिस्तान चला रही होती है। आप उन अदारों को ठीक कीजिए, ये 400 अरब रुपया आपका वहां से बचना शुरू हो जाएगा। फिर हम बिजली पैदा करने के महंगे जराए जो हैं वो हासिल किए। तेल से सबसे ज्यादा दुनिया में महंगी बिजली पैदा होती है। पानी एक ऐसा जरिया है जिससे सबसे सस्ती बिजली पैदा होती है। हमारा पानी और तेल का रेशो आप कर चुके हैं, हमें इस रेशो को ठीक करना होगा। तो ये मुख्तलिफ इकदाम हैं जिनके जरिए आप उस स्पेस क्रिएट करेंगे। अच्छा, क्या इन इदारों को प्राइवेटाइज करेंगे? आप जिन इदारों का जिक्र किया, बड़ा सही कहा आपने, 400-500 अरब रुपया चला जाता है। एक जो कि आपकी पार्टी का जो हमें मंशूर भी नजर आता है, खुल के तो बात नहीं, मगर क्या आपका इंदिया है कि इन इदारों को प्राइवेटाइज कर देंगे आप? देखिए, प्राइवेटाइजेशन का अमल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ही शुरू किया था, और वो प्राइवेटाइजेशन का अमल जो था उसने पाकिस्तान की मईशत को 90s की दहाई में सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैक पे डाल दिया था। और वो अदारे जो हुकूमत के सर पर बोझ थे वो अब रुपए का टैक्स देते हैं। उनकी हालत आज दुनिया के बेहतरीन अदारों के मुकाबले पे है। वहां पे नौजवानों को बेतहाशा रोजगार मिल चुका है और वो खुद भी अपने मुनाफा कमा रहे हैं। मिसाल के तौर पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये बैंक हैं, ये तमाम बैंक जो आपको चमकते दमकते नजर आते हैं, ये पॉलिसी के नतीजे में पैदा हुए थे। और इनमें वो तमाम लोग जो सूट टाई वाले के आपको नजर आते हैं जो पाकिस्तान की। अच्छा, एक लास्ट मिनट है, मेरा एक सवाल है आपसे। ये आपने कहा कि प्राइवेटाइज करने में जो आपने इंदिया दिया था उस वक्त आपने कहा था हम डेट रिटायर करेंगे, वो आज दुगना हो गया है। और दूसरी बात ये कि रोजगार की तो कैफियत परवेज साहब आपके सामने है, मईशत डिफॉल्ट की सिचुएशन पे पहुंच गई है और प्राइवेटाइजेशन सिर्फ पाकिस्तान में फेल नहीं हुई, इस पे उंगलियां पूरी दुनिया में उठ रही हैं। क्या कहेंगे आप? मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूं। हर दुनिया के मुल्क के अपने अपने हालात होते हैं, अपने अपने उनके सूरत हाल है, जिसके और कहीं पे फेल होने की वजह जो हो सकती है उसमें कोई दूसरी बात भी हो सकती है। पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन का मुझे बताइए, क्या फाइनेंशियल सेक्टर आज आपका उस फाइनेंशियल सेक्टर से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है, ज्यादा टैक्सेस अदा कर रहा है और ज्यादा पाकिस्तान के लोगों को बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा?
जो मगर KESC भी जो हमने देखा, जो IPPs में देखा, उसमें तो बिजली का पूरी बर्बादी हो गई। परवेज रशीद साहब, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। परवेज रशीद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। परवेज रशीद साहब, जिन दो टर्म्स की आपने पहले बात की, तब हालात कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा मुख्तलिफ थे, और अब हालात बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं और अवाम को अब कुछ ज्यादा तवक्कुआत हैं आपसे। इन चैलेंजेस से आप कैसे निपटेंगे? हमारा सवाल ये है। जी, मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ। हमने उन हालात में बेहतरीन कारकर्दगी करके दिखाई और इन हालात में भी हम बेहतरीन कारकर्दगी इंशाल्लाह ताला करके दिखाएंगे। चैलेंजेस जो दरपेश हैं, मैं उनको शॉर्टलिस्ट कर देता हूँ। देखिए, पाकिस्तान को एक महफूज मुल्क बनाना सबसे पहला चैलेंज, क्योंकि जब तक कोई रियासत महफूज रियासत नहीं होगी, उसमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी ना अपने लोग कर सकते हैं ना बाहर से कोई आके करेगा। लिहाजा आप पाकिस्तान को महफूज मुल्क बनाइए। महफूज मुल्क बनाने के लिए हम सब लोग जो गुफ्तगू आप कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं, समझते हैं कि क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, उनसे निपटना कितना जरूरी है। उस पर हमारे विजन में, हमारे साथ दूसरे लोगों में कोई इख्तलाफ राय नहीं है। बाकी बातें होती हैं, सियासी इल्जाम तराशियां होती हैं, एक दूसरे को ऊपर नीचे गिराने की कोशिश होती है। अब हम इन बातों से हमें आगे निकल जाना चाहिए। परवेज साहब, सॉरी आपको कता कलामी कर रहा हूँ, मैं रिजवान बात कर रहा हूँ। जी रिजवान जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि काफ़ी पिछले 5 साल करीब से देखा, आप तो अपनी जाहिर है आप एज ए स्पोक्स पर्सन आप PMLN की कारकर्दगी को ग्लोरीफाई करना चाहिए आपको, आप कर भी रहे हैं पिछले 5 सालों की और उससे पिछले 5 सालों की। मुझे ये बता दीजिए कि आपकी जो इतने ज़्यादा चैलेंजेस जो हैं, इकनॉमिक हैं, पॉलिटिकल हैं, इंटरनेशनल हैं, एक्सट्रीमिज़म के हवाले से हैं, बेशुमार हैं, आपकी पार्टी का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है? ये तो आज ज़रा आप आवाम को बता दीजिए कि कैसे आप डिसीशंस कैसे लेते हैं अपनी पार्टी के अंदर। एक तो है अपोजिशन के वक्त की बात, दूसरी गवर्नमेंट में आने के वक्त की बात, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। हमारा फैसला साजी का अमल इंतहाई एक जमहूरी तरीका है। पहले तो आपने ये देखना होता है कि हम किस चीज के बारे में फैसला करेंगे। क्या हम फैसला करने जा रहे हैं कि किन लोगों ने इलेक्शन लड़ना है, तो उसका फैसला साजी का अमल हमारा बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। लेकिन अगर हमें फैसला करना है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है उसकी सिमत क्या होनी चाहिए, तो उसका एक और तरह के लोग होंगे और एक और प्लेटफॉर्म होगा जहां पे हम बैठ के इसको गुफ्तगू को करेंगे। अब मुझे नहीं मालूम कि आप मुझसे किस फैसले के बारे में पूछ रहे हैं। आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की। फॉरेन पॉलिसी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आपको 2 दफ़ा तल्ख तजर्बात हुकूमत में रहने के हो चुके हैं। फॉरेन पॉलिसी शायद एक मिक्सचर सा है, डिसीजन मेकिंग उसका क्लियर नहीं है। आपको भी पता है कि कुछ डिसीजंस वहाँ पे होते हैं जहाँ हम शायद पसंद ना करें, और कुछ डिसीजंस पॉलिटिकल और क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन के लेवल पे होते हैं। तो आप क्या ये सारे अख्तियारात अपने पास लेना चाहेंगे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से? वो फैज साहब ने कहा था ना कि हिम्मत से कुफ्र मिले, जुर्रत तहकीक मिले। तो रिजवान, तुम्हें तो तहकीक करने की भी जरूरत नहीं है। जिन चीजों की तरफ तुमने इशारा किया, मुझे ये बताओ कि क्या उन मामलात में हमने आगे बढ़कर जुर्रत और बहादुरी के साथ वो कुछ किया या नहीं किया जो हमें करना चाहिए था, और क्या उसकी जो कीमत देनी पड़ती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, उसकी क़यादत ने और उसके सदर नवाज शरीफ ने वो कीमत अदा की या नहीं की, जो एक सच्चे मुहिब वतन पाकिस्तानी को उस मौक़िफ़ को लेने के लिए करनी पड़ती है। हम इन सारे इम्तिहानों से गुजरे हैं, हम इन सारे तजर्बों से गुजरे हैं। हमें अपनी कोताहियों का भी इल्म है, अपनी कमजोरियों का भी इल्म है, दूसरों की ताकत को भी जानते हैं और दूसरे भी हमारी ताकत को जानते हैं। ये भी याद रखिएगा, सही हमारी भी एक ताकत है, उसको भी, और जिनको नहीं समझ आती थी उन्हें इस 12, 13, 14 सालों में समझ भी आ गई है कि हमारे पास भी एक ताकत है। नहीं परवेज साहब, आपकी ताकत के बारे में हमें कोई शक नहीं है। एक अब आवाम के नुक्ते नजर से सवाल, 15,000 रुपए आपने कहा है चंद सालों में करेंगे, यहाँ पे 6 से 8 हजार रुपए जो है 80 से 85% लोगों की आमदनी है, और इस जगह पे इंसाफ, सेहत, तालीम हर चीज बिकती है ये, और लोग डेस्परेटली उन्होंने वोट दिया है आपको। ये रिलीफ
आपने कोई टाइम नहीं दिया 2018 या 2015 गालबन आप कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ाएंगे। आम आदमी का तो ये मसला है, अगर ये मसला हल ना हुआ तो जिस तरीके से लोग, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से गई है, वो नीचे भी आ सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि हम इस डिबेट को बड़ी संजीदा, एक कोई मौजू फॉरेस्ट पॉलिसी का चल रहा होता है, फिर वो 15,000 रुपए पे आ जाता है। ये मैं परवेज साहब, क्या गरीब आदमी की जिंदगी एक संजीदा मौजू नहीं है? जिन लोगों ने आपको वोट डाला, अपने जेब में से वैगन का किराया खर्च किया, नवाज शरीफ साहब से उम्मीदें लगाई, वो फॉरेन पॉलिसी से ज्यादा गैर आम लोग हैं। नहीं, ये देखिए ना, अब आपने क्या सवाल को कहां से कहां पे मुझ पे ये डाल दिया कि मैं लोगों को गैर अहम कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब किसी मौजू पर डिबेट हो रही होती है तो एक फ्रेम ऑफ माइंड आदमी का बन जाता है उस मौजू के हवाले से। आप इस पे अलहदा डिबेट कर लेते। दूसरा, ये 20 का जितने मामलात हैं, ये बड़े संजीदा मामलात हैं। ये पाकिस्तान के मामलात को आप 20 का मैच समझ के तो मेरे साथ इस वक्त ना खेलें ना। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि फॉरेन पॉलिसी एक बिल्कुल, अब आप 15,000 पे जनाब, 15,000 रुपया जब हमने कहा है, तो जब मैं आपसे कहता हूँ कि हमने अपने वादे पूरे किए तो लोग हमें तीसरी दफा मुंतखब कर रहे हैं। हम इसको भी पूरा करेंगे। जिस दिन नहीं पूरा करेंगे उस दिन मुझे गिरबान से पकड़ लीजिएगा। अब आप एक मफरूजे पे सवाल करके कि ये बड़ा मुश्किल है, ये करना ही मुमकिन है, आप कर ही नहीं सकेंगे, आप कैसे करेंगे? ये तो मैंने कहा ही नहीं परवेज साहब। मैं तो ये कहता हूँ कि खुदा करे आप परसों का कल कर दें। मैंने ये नहीं कहा। इंशाअल्लाह ताला हमने पहले भी अपने वादे पूरे किए हैं, आइंदा भी पूरे करेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो 15,000 हम देंगे, ये 15,000 जो है इसकी वैल्यू एडिड होगी। अगर आपका रुपया इस वक्त 4 आने का रह गया है तो जो हम 15,000 देंगे वो 1 रुपया आपका 6 आने का होगा, 8 आने का होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत मजबूत रुपया होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और आवाम को इंतजार रहेगा। परवेज रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन इस दफा कुछ बहुत डिफरेंट चैलेंजेस है। परवेज रशीद साहब ने तो कह दिया कि हमने पहले भी 2 सालों में, जब 2 दफा हमारी हुकूमत बनी, पंजाब में पिछले 5 सालों में किया, लेकिन आप नहीं समझते कि इस दफा सिचुएशन कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है? इस दफा बहुत ज्यादा, बहुत गंभीर, बहुत संगीन चैलेंजेस हैं। आपको एक बात बताऊं कि जब नवाज शरीफ कंसेशन करता हूँ, विक्ट्री स्पीच कर रहे थे मॉडल टाउन 180H में, तो ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। द मूड वॉज रियली सॉम्बर। बहुत ही संजीदा उनका चेहरा था, बहुत संजीदा उनका मूड था। और उनको शायद, मुझे यूं लगा कि ये इसलिए बिल्कुल नहीं हंस रहे या प्लेजेंट इनकी फीलिंग्स नहीं है कि इनको शायद अंदाजा है कि इनके ऊपर क्या चीज आ गई है। उन चैलेंजेस में शाजिया, सबसे पहली बात है कि आप एक्सट्रीमिज्म का जो एलिमेंट हमारे पूरे उसमें आ गया है, हाँ, इस हवाले से वो कैसे आप अपनी पॉलिटिकल पावर इस्तेमाल करके उस एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला करेंगे। ये जो एक्सट्रीमिज्म है ये बंदूकों गोलियों से नहीं जाएगा। ये वो लड़ाई नहीं है जो आप बंदूकों से जीत पाएंगे। ये पॉलिटिकल पावर को असर्ट करने से ये जाएगा। मैं एक चार महाज बताता हूँ रिजवान। 4 महाज हैं इस वक्त नवाज शरीफ साहब। बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि बड़ा सांबर था, और वो बड़ा, ये एक पॉजिटिव बात है कि उन्हें रियलाइजेशन है नवाज शरीफ साहब को कि वो किस किस्म की दौर में हुकूमत में जा रहे हैं। इंडिया से वो दोस्ती करना चाहते हैं, कल मनमोहन सिंह का आ गया। इंडिया से दोस्ती के क्या यहाँ पे एक फॉल आउट हो सकती है, जिसकी तरफ बड़ा लेटेंटली और इशारा किया इन्होंने, बड़ा टेसिटली, कि वो मामला क्या है। अच्छा, तालिबान के साथ वो मुज़ाकरात करके इसको ख़त्म करना चाहते हैं। फिर उसके बाद फौज के किरदार को हम सब चाहते हैं। और ये भी देखें कि वो एक कंजर्वेटिव लीडर हैं, मगर उनको लिबरल्स और लेफ्ट ने भी वोट और पसंद किया, इसलिए कि भाई वो इनको एक सिविलियन रूल की बात करें। और तीसरी और आखिरी बात कि ये जो मैंने बात की उनसे, परवेज रशीद साहब ठीक कहते हैं कि माइंड सेट बन जाता है, हमारे पास वक्त कम होता है, हम चाहते हैं कि हर जगह पे। अब जो आम आदमी का है उसको नहीं पता इंडिया से दोस्ती क्या होती है, उसे ये पता है मुझे दोपहर को रोटी नहीं मिल रही। आम आदमी को पता है दवा के बगैर उसका बच्चा जो है वो मर रहा है। 83% लोग इस मुल्क में, पाकिस्तान में, नॉन साइंटिफिक इलाज करवाते हैं। 70% लोग गंदा पानी पीते। हमारे यहाँ रिजवान साहब इशू ये हो गया है कि फॉरेन पॉलिसी, NGOs की बहसें, मोटे मोटे जो एक सेमिनार, उसमें से रूल आउट कर दिया हमने। पाकिस्तान में अमरीकी असर रसूख कम करने का भी ऐद किया है, तो ये पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात पे एक सवालिया निशान नहीं लग जाएगा? पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात इतनी सारी चीजों से जुड़े हुए हैं शाजिया कि इस वक्त सबसे पहले कैसे असर कम कर सकते हैं? हाँ, असर बात हमें असर जो नवाज शरीफ साहब ने पहली बात की थी, वो कहते हैं जी मैं पहले भी अमेरिका के साथ काम कर चुका हूँ, इस दफ़ा भी काम करके खुशी होगी। असर कम करने की बात नहीं होती।
कोई परमानेंट हमारे कोई किसी के साथ रिश्तेदारियां फॉरेन पॉलिसी में नहीं होती, किसी के साथ दोस्तियां नहीं होती। अपने मफाद को देखना आपने होता है। नेशनल इंटरेस्ट देखना होता है अपना। उस नेशनल इंटरेस्ट में ऑब्वियसली अमेरिका के साथ सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप पिछले 65 साल से इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली अमेरिका से जुड़े हुए हैं। अब अमेरिका के सर्टन मफादात हैं इस खित्ते में, आपके मुल्क के अंदर। तो अब आपको उनके मफादात देखने अब अपने आपको उनके देखने हैं, लेकिन किस प्राइस पे? आपको खुद इन रिटर्न क्या लेना है, और कितने उनके देखने हैं, और कितने अपने देखने हैं। ये सारा काम लीडरशिप का होता है, जो कि ये क्लेम करते हैं पीएमएलएन वाले कि अब हमें समझ आ गई है। अल्लाह करे आ गई हो। मैं एक बात करता हूँ, अमेरिका को सबसे ज्यादा जो कन्फ्रंट किया वो ह्यूगो चेवेज ने किया, जो अब आंजानी हो चुके हैं, या निकोलस मदोरो कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि उसके पीछे अवाम खड़ी थी। अब ये फॉरेन पॉलिसी से आपकी अवाम की 15,000 रुपये कैसे जुड़े हुए हैं? जब अवाम को आप एम्पावर करते हैं तो आपके पास 18-20 करोड़ लोगों की ताकत आपके पीछे खड़ी होती है। वहां पे 22 से 21 मिलियन की आबादी है, तो वहां पे अमेरिका इंटरवेंशन। तो जब आप जमहूर को मुस्तहकम करके उस पर हुक्मरानी करते हैं, तो फिर ना आपको जर्नैल देख सकते हैं, ना आपको इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट आंखें दिखा सकती है। और जब जमहूर कमजोर होते हैं, जब आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी वीकेंड हो जाती है, तो फिर ऊपर आपको हर किस्म के कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब का जो इस दौर में जो सबसे अहम बात होगी वो ये होगी कि कितनी जल्दी वो तमाम रिलीफ वो नीचे लेके जाते हैं। जितना तेजी से रिलीफ नीचे जाएगा, अब वो किधर गई 18वीं तरमीम, एनएफसी अवार्ड कहां पर है, वो 1,000 रुपये की स्कीम किधर गई? तो इसका मतलब ये है कि रियल चेंज अगर आप मैसेज में लेके आएंगे, तो फिर अमेरिका से भी मामला करते हुए आप आंखों में आंखें डाल सकेंगे। जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है उससे बात करते हुए भी आप जो है, तो मेरे ख्याल में ये उतना ही है। मैं क्या ख्याल है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इस हवाले से एक चीज बताना चाहता हूं कि ये नई गवर्नमेंट है, इनको पिछले 2 बड़े अजीब और तल्ख तजर्बात हैं, ये तीसरी दफा आए हैं। इनको इस वक्त जो है सारी चीजें देखनी है। आप ये नहीं कह सकते कि ठहरे यार 1 मिनट, पूरी दुनिया जरा हॉल्ट कर जाए, 1 मिनट रुको, मैं जरा इकोनॉमी देख लूं। एक वो साथ चलनी है। उस वक्त वॉर ऑन टेरर भी चलनी है या नहीं चलनी, उस वक्त भी अमेरिका के साथ तल्लुकात अच्छे होने हैं या बुरे होने हैं, वो सारा इस वक्त भी होना है। लेकिन इसके साथ साथ आपको 3 या 4 महाजों पर इकट्ठे काम करना है, यही मैंडेट है। और इसके लिए स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम की जरूरत है। इसी वजह से मैं परवेज रशीद साहब से ये भी पूछ रहा था कि मैंने 5 साल से ज्यादा पीएमएलएन को कवर किया है, तो मैं इसलिए उनसे पूछ रहा था कि आपकी पार्टी का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या है। तो अगर तो वो जो अपोजिशन के दौरान जाहिर है डिफरेंट चीजें होती हैं, गवर्नमेंट में डिफरेंट है, अगर तो वैसा ही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है तो आई एम सॉरी, वो बहुत ज्यादा होप की बात नहीं है। अगर तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को चेंज होना है तो फिर हो सकता है कि फिर हम सही ट्रैक पे चल पड़े। अच्छा काई साहब, आपके नजदीक मुस्लिम लीग नून के लिए हम बहुत सारे चैलेंजेस की बात करें, सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जिसे फौरी तौर पर निपटना है? नंबर 1 प्रायोरिटी। ये सवाल जब करते हैं तो आप कहां बैठे हुए हैं? अगर तो आप 70-80% लोग जहां इस मुल्क के बैठे हैं तो उनकी प्रायोरिटी कुछ और है। अगर आप इख्तिदार के ऐवान में या किसी पौश किसी बड़े महल में बैठे हैं तो आपकी मसाइल और है, मगर मामला यह है कि ये अब हुक्मरानी कर रहे हैं, तो इनका मेरे ख्याल में सबसे बड़ी प्रायोरिटी रोजगार की बहाली है, बिजली की बहाली है, और जो एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ज़बू हाल है उसको उठाना है। मैं तो रिजवान से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा, अगर ये सारे मसाइल नीचे से ये हल करके ले आएंगे, जब हम अंदर वीक नहीं होंगे ना, तो फिर ना ड्रोन कोई मारेगा ना यहाँ। बिल्कुल। बहरहाल 12 अक्टूबर से लेकर 1999 तक मियां बरादरान ने बड़े उतार चढ़ाव देखे और अपने इस तजर्बे से बहुत कुछ सीखा भी, और पहली बार किसी को वजीर आजम बनने का मौका मिला, तीसरी बार हुकूमत बनाने का मौका मिला, और यकीनन मुस्लिम लीग नून को इस नेमत से फायदा उठाकर अपने मफादात को बालाए ताक रखकर अवाम की ताकत के साथ आगे बढ़ना होगा और पाकिस्तान को मजबूत करना होगा। प्रोग्राम जारी है, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। सूबों की बात करें तो पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून ने क्लीन स्वीप किया है और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है 61 नशस्तों के साथ। बात है खैबर पख्तूनख्वा के जिसमें तहरीक इंसाफ आ गया है, लेकिन मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग, JUI और कौमी वतन पार्टी हुकूमत बना सकते हैं। अगर ये 3-4 पार्टी मिलकर हुकूमत बना सकते हैं तो तहरीक इंसाफ कहाँ पर स्टैंड करेगी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदे हमारे मौजूद हैं। समीन जान, समीन, क्या शक्ल बनती हुई नजर आ रही है खैबर पख्तूनख्वा में? क्या तहरीक इंसाफ आजाद उम्मीदवारों को मिलकर हुकूमत बना सकती है, या जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा, शक्ल क्या नजर आ रही है? शाजिया, इस वक्त इंडिपेंडेंट जो अरकान है उनकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और मौलाना फजल रहमान, JUI, कौमी वतन पार्टी और PML नून को हुकूमत साजी बनाने में थोड़ी सी मुश्किलात पेश आएंगी, क्योंकि ये तीनों पार्टियां अगर मिल भी जाएं, आजाद भी अपने साथ मिला दें, तब भी इनकी गवर्नमेंट नहीं बन सकती है। अच्छा, जब तक किसी और पार्टी को ये अपने साथ शामिल ना करे। इसका मतलब तहरीक इंसाफ का ही मेन रोल है इसमें? बिल्कुल, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी और आजाद अरकान अगर 9 बंदे भी, क्योंकि आजाद अरकान को 3 दिन का टाइम दिया गया है, 3 दिन में वो कोई ना कोई जमात के साथ अपनी एफिलिएशन शामिल हो जाएंगे, तो उसके बाद उसकी वाजिब पोजीशन जो है ना वो वाजिब हो जाएगी आजाद अरकान की, कि किस पार्टी के साथ वो जाना चाहते हैं, PML नून के साथ जाना चाहते हैं या तहरीक इंसाफ के साथ। जमात इस्लामी का क्या मूड लग रहा है वहाँ पे? जमात इस्लामी जो है ना उनके साथ राब्ते हो चुके हैं तहरीक इंसाफ के, और वो इस बात पे रजामंद हो चुके हैं। आज उनका मजलिस आमला का इजलास है, मजलिस आमला के इजलास में आज फैसला हो जाएगा, मगर ताहम मेरी बात जब सिराजुल हक से हुई है तो उन्होंने रजामंदी जाहिर की है जमात इस्लामी ने तहरीक इंसाफ के साथ चलने की। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने आज़ाद अरकान में से 9 आज़ाद अरकान के साथ राब्ते किए हैं, उन्होंने भी हामी भर लिए 9 अरकान ने। तो इस तरह इनकी गवर्नमेंट जो है ना अब हुकूमत साजी के लिए KPK में 52-54 अरकान की जरूरत है। 54 अरकान पे तहरीक इंसाफ जो है ना बहुत यानी आसानी के साथ हुकूमत बना सकती है, मगर दूसरी जानिब JUI, कौमी वतन पार्टी और PML समीन, ANP से किसी ने बात नहीं की? अभी तक ANP, मैं एक बात मैं आपको बता दूं, अगर JUI, कौमी वतन पार्टी और PML नून और ANP भी साथ शामिल हो जाए, मगर इनकी हुकूमत जो है ना वो इतनी स्ट्रांग नहीं होगी, कमजोर होगी, ठीक है, क्योंकि 4-5 पार्टियों पे मुश्तमिल। तो गोया आप ये कह रहे हैं कि जो फजल रहमान साहब ने एक बात की है, नवाज शरीफ साहब से बात भी की है उन्होंने, तो ये बेल मंडे चढ़ती नजर नहीं आती। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि वो अभी तो वक्त इस तरह है कि इस वक्त लाजमी बात है कि मौलाना फजल रहमान तो यही चाहते हैं कि वो मरकज में उसको कुछ वजारतें मिल जाए और यहाँ पे भी हुकूमत साजी में वो कुछ हिस्सा ले लें, मगर इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ जो है ना वो भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, और जो ही अभी कल 1-2 दिन में बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा वज़ारत आलाशिप का सीट किसको दे रहे हैं, बनाने का किसको दे रहे हैं, किसको बना। बिल्कुल शादिया, ये नंबर्स गेम, स्टैटिस्टिक्स ये बिल्कुल सामने पड़े हैं। इसमें जो नेचुरल कंपोजिशन, अगर तो आप इस डेमोक्रेसी के हर किसी के मैंडेट को तस्लीम करते हैं तो फिर PTI, इंडिपेंडेंट्स और JI ये 3 मिल के आराम से हुकूमत बना, उनके पास इनफ नंबर्स हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने वही मैकेनिशंस करनी है जिसको हम 65 साल से देख रहे हैं कि किसी के मैंडेट को बुलडोज करना है और हमने सरकमवेंट करना है। रहमान की स्टेटमेंट से लग रहा है कि आप तहरीक इंसाफ को साइडलाइन पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ना सिर्फ ये है बल्कि बड़ी सीरियस कोशिश की गई है, स्टेटमेंट नहीं थी वो, उन्होंने मियां नवाज शरीफ को फोन किया, उनको फोन करके कहा कि जी आप हमारे साथ आए, आपके पास 13 बंदे हैं, हमारे पास भी हाँ हम मिलके बनाते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है परवेज रशीद साहब से हमें ये बात उस वक्त ऑन एयर पूछ लेनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब ने उनसे बात करने के बाद प्रेस से बात करते हुए कहा था कि हम हर किसी के मैंडेट का एहतराम करेंगे। इसका मतलब यह है कि वो इस नंबर गेम में नहीं जाना चाहते, वो नहीं जाना चाहते। अगर नहीं जाएंगे तो फिर तहरीक इंसाफ में दानिशमंदी यही होगी। जो PTI के लिए तो बेहतर होगा कि वो मुकम्मल अपोजिशन का रोल अदा करके साइड पे बैठे। तो खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत ना करे। मैं कर्ज करता हूं कि अब उसके लिए जो आने वाले दिन हैं उसमें मैं ये समझता हूं कि देखें PTI ने एक बहुत बड़ा वोट बैंक क्रिएट किया इस मुल्क में, ठीक है PMLN जीत गई है, मगर वहां पे यहाँ भी मार्जिन को इतने बड़े नहीं थे, बहुत सी ऐसी जगह भी थी, वो तो खैर बाद में वोट टर्न आउट आएगा तो पता चलेगा कि वोट किसने कितने लिए। तो एक पोटेंट फोर्स के तौर पे PTI इमर्ज कर गई है। अब इनके पास पावर है, इनको अब 4 आजाद मिला के या 10 या 20 आजाद मिला के ये सेंटर में गवर्नमेंट बना सकते हैं।
तो अब बहाना नहीं है कोई। देखिए, इनको मैंडेट दे दिया कौम ने, ये बड़ी खुशी होगी, परवेज रशीद साहब हमें क्या कहे हैं, ये बिल्कुल अपने वादे पूरे करें, ये वादे पूरे करेंगे, हम इनके गुण गाएंगे, इनके गीत गाएंगे। अगर नहीं पूरे होंगे तो फिर हमें तनकीद करने का हक भी है अवाम के बिहाफ पे। लेकिन मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की जो टोन थी, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह से इस तरह, बल्कि वो चाहेंगे कि वो गवर्नमेंट नवाज शरीफ साहब जिसने पूरे पाकिस्तान में तब्दीली का नारा लगाया था, चले पूरे पाकिस्तान में तो मौका नहीं मिला, एक मौका तो मिला है इन्होंने। खैबर पख्तूनख्वा जो दहशतगर्दी का एक अरसे से शिकार है, एक तब्दीली एक कोने से तो शुरू कर सकते हैं ना। बिल्कुल उनका राइट है, लोगों ने उनको ये मैंडेट दिया है कि आप हमारा सूबा चलाएं, कुछ करके दिखाएं। और इतना ज्यादा ये केपीके के अवाम के लिए हैट्स ऑफ टू देम। एक बड़ी ही जबरदस्त बात है कि ये जमहूरियत को जितना खूबसूरती से केपीके के अवाम इस्तेमाल करते हैं और कोई सूबा नहीं करता। बिल्कुल इन्होंने एएनपी को लाए, उससे पहले एमएमए को लाए, फारग कर दिया उनको, एएनपी को लाए, फारग कर दिया कि नहीं डिलीवर कर रहे, और अब तहरीक इंसाफ को लाए हैं बिल्कुल एक तब्दीली के लिए। ये भी नहीं करेंगे, इनको भी वो फारग करेंगे। नेचुरल अलायंस शाजिया जो बन रहा है इसमें, वो पीटीआई का, जमात इस्लामी और इंडिपेंडेंट। जमात इस्लामी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनकी पीटीआई और जमात इस्लामी की ऑलमोस्ट सीट एडजस्टमेंट होने ही वाली थी कि जब फाइनली जमात ने कुछ ज्यादा सीटें मांग ली तो पीटीआई फिर पीछे हट गई। और पीटीआई का एक और मैंडेट जो लोगों ने दिया है पीटीआई को, वो पूरे मुल्क में पीपल्स पार्टी ने अपनी जगह छोड़ी है, तो पीटीआई ने पूरे मुल्क में आहिस्ता से एक इंडिकेटर ही सिर्फ अभी तक कि वो मुल्क की यूनिफाइंग पॉलिटिकल फोर्स बन सकते हैं, क्योंकि उनके बंदे हर जगह से जीते। बिल्कुल, और एक यकीनन तहरीक इंसाफ के लिए एक चैलेंज है, मुल्क में जो तब्दीली का जो नारा था वो एक कोने से शुरू किया जाए। प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ कराची से हमारे नुमाइंदे हैं शाहिद गजाली, इनसे सिंध में हुकूमत साजी की शक्ल क्या होगी इस पर बात करते हैं। शाहिद, बज़ाहिर तो सिंध में हुकूमत साजी के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी जमात की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या सूबे के मफादात के लिए MQM से इत्तेहाद या इल्हाक हो सकता है, उनको अपने साथ मिलाया जा सकता है? देखिए, सिंध के अंदर जो अभी पाकिस्तान पीएस पार्टी की पोजीशन है, यहाँ पे तो किसी नंबर गेम की जरूरत ही नहीं, और पीएस पार्टी इस हवाले से इंतहाई मुतमईन है कि सिंध में वो बासानी हुकूमत बना लेगी। लेकिन जैसे कि आपने सवाल किया कि वो सिंध में जमातों के साथ, क्योंकि मुत्तहदा कौमी में माजी में उनकी शादी रही है और उन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात के बाद भी, जबकि उन्हें अकेली भी हुकूमत बना सकते थे, उन्होंने MQM को साथ रखा क्योंकि इत्तेफाक में उनकी जरूरत थी। तो क्योंकि इस वक्त यहाँ पर MQM के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा डेवलप हुई है लेकिन MQM का एक मसला रहता है बल्दियाती इंतखाबात, क्या अब की बार भी वो कॉम्प्रोमाइज करेगी इस पर? हाँ बिल्कुल, MQM के पास इस बात में लचक है कि वो हुकूमत साजी के लिए पीएस पार्टी के साथ बात करेगी, लेकिन पीएस पार्टी ने अगर उसे बात की, MQM के इस हवाले से MQM के रहनुमाओं का कहना है कि वो अपनी नशिश पे उन्होंने वही जो गिरफ्त रखी है, पाकिस्तान पीएस पार्टी की भी पोजीशन वही आई है जो माजी में थी, और MQM ने भी। अच्छा, आप ये बताइए कि ये लग रहा है कि सिंध के अंदर अंदरूनी सियासत में कुछ इशारे मिल रहे हैं, मखदूम अमीन फहीम की रिजर्वेशंस हैं, जिस तरीके से सिंध के मामलात पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट चलाती रही है, ऐसी कोई बात है या ये सिर्फ र्यूमर्स ही हैं? नहीं, सिंध के अंदर इस हवाले से पाकिस्तान पीएस पार्टी की क़यादत, रहनुमाओं के अंदर जो है इख्तलाफात है, और इख्तलाफात के हवाले से वो बहुत सारे नाराज ग्रुप भी हैं जो पाकिस्तान पीएस पार्टी के साथ, अपनी क़यादत के साथ भी, और इनके जो आपस के रहनुमाओं में इख्तलाफात है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान पीएस पार्टी इस वक्त विफाक के अंदर जो है वहाँ पे कौमी असम्बली में बहुत ज्यादा बुरी पोजीशन पे है, ठीक है, सूबों में भी उसका कोई पोजीशन नहीं है, तो पीपल्स पार्टी का पूरा फोकस है वो सिंध के ऊपर है, और वो नवाज शरीफ को किसी भी किस्म का टफ देने के लिए वो सिंध के अंदर चाहेंगे कि कोई इख्तलाफात उनके ना रहे। तो उनका पूरा जो उनका इस वक्त जो रुझान है वो सिंध हुकूमत बनाने में है, तो इसमें किसी के इख्तलाफात नहीं है, तो उस तमाम चीजों को छोड़ के वो सिंध के अंदर मुत्तहिद होकर तमाम इख्तलाफात खत्म करके इस दफा उन्होंने ये पूरी कोशिश करेंगे कि सिंध के अंदर कोई इख्तलाफात सामने ना आए। साहब, एक चीज जरा बताइएगा कि एक बहुत ज्यादा इंप्रेशन है इधर पंजाब में तो है, पता नहीं आपके यहाँ उधर है कि नहीं, कि MQM इस दफा हर सूरत में अपना चीफ मिनिस्टर लाना चाहेगी कराची के अंदर, तो क्या ऐसी बात आप सुन रहे हैं? क्योंकि नंबर्स तो उनके पास चीफ मिनिस्टर के नहीं है, पीपल्स पार्टी भी चाहेगी कि चीफ मिनिस्टर इनका हो, तो इस बात पे कहीं ये दोनों अलग अलग तो नहीं हो जाएंगे?
बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इस बात का है कि एमक्यू ने इस बात का इशारा दिया और कई दफा गुज़श्ता इंतखाबात से अब तक ये बात चल रही थी कि एमक्यू ने कहा कि इस दफा वजीर आला हमारा होगा, और उन्होंने गुज़श्ता इंतखाबात की इंतखाबी मुहिम के अंदर भी बात कही कि वजीर आला होगा। लेकिन क्योंकि एमक्यू को पाकिस्तान पीएस पार्टी अगर अपने साथ नहीं भी रखे तो वो हुकूमत बना सकती है, तो इस वजह से एमक्यू को इस बात की वो अपनी डिमांड बिल्कुल सामने रखेगी कि वो इत्यादी है, इससे पहले भी उनके साथ रही है, तो वो एमक्यू अपनी बात को रखेगी कि वजीर आला उनको दे। लेकिन पाकिस्तान पीएस पार्टी किसी भी हाल में मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान पीएस पार्टी के जो हल्के हैं इस बात पे कह रहे हैं कि वो अपना चीफ मिनिस्टर अपना ही लाएंगे, लेकिन एमक्यू पे डिमांड जरूर करेगी पीपल्स पार्टी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कोयटा के ब्यूरो चीफ इरफान सईद हमारे साथ है। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी की क्या शक्ल होगी, इरफान से जानते हैं। इरफान, मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि ये भी इशारे मिल रहे हैं कि अगले सदर जो हैं वो छोटे सूबे से होंगे और फिर वहां पे बलूचिस्तान की तरफ ही इशारा हो रहा है, ऐसी कोई बात है? और ये भी बताइएगा कि वहां गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता नजर आता है आपको, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने भी सब्सटेंशियल गेन्स दिखाए हैं। जी बिल्कुल काजी साहब, इस वक्त बलूचिस्तान में अगर हम देखें तो इस वक्त सूबे में कौम परस्त सियासी जमातें काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इस वक्त पहुंची हैं असेंबली तक, और मुस्लिम लीग नून भी अच्छी पोजीशन में है। तो यहाँ पर पश्तूनख्वा मैप इस वक्त सबसे जो लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने उभरी है। तो इसमें अब भी ये है कि जो माजी में अगर हम देखें, ये इलेक्शन में भी देखें तो मुस्लिम लीग नून और पश्तूनख्वा मिली आवाम पार्टी की एक अंडरस्टैंडिंग पहले से डेवलप थी। कोयटा की नशिस्त पर भी पश्तूनख्वा मैप के मुकाबले में मियां नवाज शरीफ साहब ने यहाँ पर अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। तो मुस्तकबिल में भी ये जो आगे इत्तेहाद मुझे बनता नजर आ रहा है, यहाँ पर नेशनल पार्टी भी एक अच्छी पार्टी बनकर उभरी है। उनके पास भी 6 नशिस्तें हैं, वो भी बार्गेनिंग की पोजीशन में होंगी। और इसके अलावा जो कौम परस्त सियासी जमात है सरदार अख्तर मेंगल की, उनकी इस वक्त 2 नशिस्तें हैं, उनके साथ भी बातचीत जारी है। तो एक अच्छी एक हुकूमत बनाने के लिए कौम परस्त सियासी जमातें इस वक्त मजबूत पोजीशन में हैं, और मुस्लिम लीग नून की भी ये ख्वाहिश होगी कि इनके साथ मिलकर एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करे, ताकि जो बलूचिस्तान के हवाले से जो खदशात, जो बलूचिस्तान के हवाले से जो माजी में जो लोगों के खदशात है कौम परस्त सियासी जमातों के खास तौर पर, तो उनको एक साथ लेकर चलने की जो एक कोशिश होगी वो बेहतर साबित होगी। अख्तर मेंगल साहब को हम देख रहे हैं अगला वजीर आला? अख्तर मेंगल साहब को हम अगला वजीर आला देख रहे हैं, क्योंकि उनको बाकायदा उन्होंने देखा कि वो आए थे और बड़ी खुशी से ये कह के आए थे कि ये लास्ट टाइम है कि जब नेशनलिस्ट फेडरेशन के अंदर रह के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, तो वो आ गए हैं। अब उनका रिजल्ट भी डिले हुआ था, वो थोड़े नाराज थे, तो अब उनका क्या मौक़िफ़ है? वो वजीर आला बनने के लिए उनके पास इनफ नंबर्स हैं? रिजवान साहब, इसमें सूरत हाल ये है कि अख्तर मेंगल साहब की जमात इस वक्त जो है सामने, उनके पास तकरीबन इस वक्त असेंबली में 2 नशिस्तें हैं। तो 2 नशिस्तों में, और एक तरफ पश्तूनख्वा मैप के पास तकरीबन 10 नशिस्तें हैं और नेशनल पार्टी के पास 5 हैं। तो ये तो अख्तर मेंगल साहब इस वक्त जरूर उनकी बात होगी, लेकिन जो दूसरी जमातें उनको भी मुस्लिम लीग नून को साथ लेकर चलना होगा, और मुस्लिम लीग नून के पास अपने भी अच्छे कैंडिडेट्स हैं। तो वो पहले तो अपने कैंडिडेट्स के लिए कोशिश करेगी कि उन पर एग्री किया जाए दीगर जमातों को। तो ये नंबर्स गेम, जिस तरह आपने पहले भी जिक्र किया है कि नंबर्स गेम बड़ी काउंट करता है बलूचिस्तान में। पश्तूनख्वा मैप के पास भी अच्छे नंबर्स हैं और मुस्लिम लीग नून के पास भी। तो सबसे पहले तो ये मिलकर आपस में एक बात करेंगे, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट का भी एक बड़ा अहम किरदार है कोयटा बलूचिस्तान में। तो इंडिपेंडेंस भी का भी किरदार होगा, अभी वो पार्टियों में भी अपनी शमूलियत करेंगे। तो ये 2-4 दिन बड़े अहमियत के हामिल हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान सईद आपका। जी रिजवान साहब, आपकी खबरों की तरफ आते हैं। जी, मेरे पास पहले तो हम सियासी खबर कर लें या हम कुछ भी ऑफ बीट किस्म का पहले कर लें? सियासत पे बात चल रही है तो चले पहले सियासी बात करते हैं। सबसे पहला फ़ोन जो प्राइम मिनिस्टर बनने वो जा रहे हैं, अभी बने नहीं हैं, नवाज शरीफ साहब को जो आया था वो मनमोहन सिंह साहब की तरफ से था। अच्छा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की, और उन्होंने ना सिर्फ फ़ोन करके मुबारकबाद दी बल्कि ये कहा कि आप हमारे यहाँ आइए। इस सारी चीज़ से एक चीज़ दोबारा एक होप रीइग्नाइट हो गई कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो कि अप्स एंड डाउन, टॉपसी टर्वी रहते हैं, लेकिन एक बड़ी, आप इसकी हिस्ट्री देखें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट और मज़ेदार बात है कि जब भी नवाज शरीफ आते हैं इंडिया में, उनकी एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट ज़्यादा हो जाती है। उसमें वो फिर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट शुरू हो जाता है, ट्रेड की बात शुरू होती है, और ट्रैक 2 भी साथ शुरू हो जाता है।
जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी हम कश्मीर का मसला हल करने के लिए करना चाहते हैं। तो इस सारे हवाले से जी, इस सारे हवाले से जो ठीक है मियां साहब सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, लेकिन बिल्कुल कॉर्नर नहीं, वो एक अच्छा ये सही केमिस्ट्री है, सही कि उनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा है, नेचुरल केमिस्ट्री। ये सही फरमा रहे हैं क्योंकि ये एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है, मगर इस फलसफे की हमारे यहाँ कितनी एक्सेप्टेंस है, इसकी अपनी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये भी हम बात जहाँ देखेंगे। मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। एक तो मैंने ये खबर दी थी आपको कि ANP और PPP जो है इसका क्या मुस्तकबिल होगा। तो शाजिया बहुत सी खबरें, जैसे अभी उन्होंने कंफर्म किया कि PPP के अंदर इस वक्त सिंध में तो एक तोड़ फोड़ तो नहीं कह सकते, मगर उसके इब्तदाई जो इशारे हैं वो हमें मिलने शुरू हो गए। मिसाल के तौर पे आज ही मैं खबर देख रहा था कि मखदूम अमीन फ़हीम, पहले भी आप जानते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे और फिर गिलानी साहब को आगे लाया गया बावजूद जो भी था, मगर अब जो है वो इसके अलावा जो जिस तरह से मामलात वहाँ चलते रहे, वहाँ पे मोहतरमा फरियाल तालपुर साहिबा बड़ी पावरफुल रही हैं, और फिर उसके अलावा तो ये मामलात जो हैं कुछ ज़्यादा होने, तो क्या पीपल्स पार्टी का पर्सपेक्टिव बन रहा है? कुछ लोगों का ये ख्याल है की दौड़ में कौन शामिल है कि पीपल्स पार्टी शायद तहलील हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। पीपल्स पार्टी आज भी PTI से ज़्यादा सीटें लेके आई है, और इसके अंदर कई किस्म के कंटेंट हैं। इसमें जो अब लेफ्ट था, साबिक लेफ्ट, वो अब और ज़्यादा मुतारक होता नजर आएगा आपको, जो आमतौर पर पावर में जब PPP आती है तो उसे पीछे कर दिया जाए। सब एक्चुअली हम यहाँ पर एक चीज़ डिफाइन मेरा ख्याल तय कर लें कि ये पीपल्स पार्टी वही है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाई थी। ये पीपल्स पार्टी वो है जो 1986 में बेनज़ीर जब वापस आई तो उन्होंने बनाई भी एक पीपल्स पार्टी, या ये पीपल्स पार्टी वो है जो आसिफ अली ज़रदारी ने बनाई है। आसिफ अली ज़रदारी साहब की पीपल्स पार्टी की उतनी एक्सेप्टेंस, उतनी एक्नॉलेजमेंट, उतनी रिसेप्शन पीपल्स पार्टी के आम वर्कर में नहीं है। हम गवर्नेंस को साइड पे कर देते हैं, हम इनके पिछले 5 साल की कारकर्दगी को, कॉम्पिटेंस को भी साइड पे कर देते हैं, लेकिन एक आइडियोलॉजिकली इन शेयर आइडियोलॉजिकल टर्म्स आसिफ जरदारी की एक्सेप्टेंस जो है पीपल्स पार्टी के वर्कर में नहीं है। और ये तीसरी पीपल्स पार्टी थी जो कि इस तरह हुई है। पीपल्स पार्टी को इंजेक्शन चाहिए भुट्टो नाम का, वो भुट्टो का नाम जो है वो नहीं आ पा रहा, वो इंजेक्शन, वो डोज जो है जिसकी वो 41 साल लेकिन से रिजवान साहब लोग भुट्टो के नाम मैं पर ये चलना नहीं समझता हूँ, चाहते। नहीं मेरा थोड़ा सा इनसे इख्तलाफ, ये बात इनकी एक हद तक दुरुस्त भी है कि मगर पार्टी वो है जो मुबशर हसन के घर बनी थी, इसकी लीडरशिप अपने अपने रंग, अपने अपने नजरिए लेके इस पे इम्पोज करती रही है। अगर आप ऊपर से नीचे को पार्टी को देखेंगे तो इनकी बात ठीक है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी तरमीम की उस फलसफे में, जरदारी साहब और उसकी तरफ गए, मगर नीचे से जो ऊपर देख रहे हैं उनका क्या रिश्ता है? हम हमेशा ऊपर से नीचे देखते हैं। ये आज भी 35 सीटें जो जीत के आए हैं वो क्या था? उनका रिश्ता भुट्टो के नाम के साथ है, भुट्टो के प्रोग्राम से भी था। भुट्टो ने पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी इस्लाहत अवाम के मफाद में की थी। अब वो नाम भी नहीं, अब वो प्रोग्राम भी नहीं, अब लोग अब बहुत भुट्टो का नाम गायब हो गया, शाऊर आ चुका है लोगों हाँ, वो बिलावल जो हैं वो शूज में इस वक्त ये लगता है, हालांकि उनकी 24-25 साल उम्र है जो कोई कम नहीं है, वो उन शूज में स्टेप इन नहीं कर सके। वो जहां तक उनको ग्रूम करने की बात थी एज ए हेयर अपरेंट, वो शूज टाइम लगे, हाँ, उस टाइम लगने तक बहुत सा पानी पुलों के नीचे से बह चुका होगा। इसमें टाइम, लीडरशिप अगर एब्सेंट हो तो कैसे सर्वाइव करेगी पार्टी? अगर लीडरशिप हो और वर्कर ना हो तो तब तो फिर भी बात बन जाती है। जैसे हमने जिया के मार्शल लॉ में MRD के हवाले से देखा कि लीडरशिप थी, नुसरत भुट्टो लीड कर रही थी, बेनज़ीर भुट्टो लीड कर रही थी, तो पार्टी इतने सप्रेशन के बावजूद एक्टिव रही, फाल रही और एग्जिस्ट करती रही। बिलावल भुट्टो जरदारी अब तक तो वो इस चीज को डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं, और तो और वो इलेक्शन कैंपेन के दौरान मुल्क में ही नहीं थे। चलें जी, आपको सिक्योरिटी थ्रेट है, फाइन, लेकिन आप अपने आप को कई सी जगह लीडर तो साबित कीजिए। आप ये तो बताइए वर्कर को कि मैं मौजूद हूं एज ए चेयरमैन। तो ये मसाइल हैं। भुट्टो नाम के इंजेक्शन के अलावा पीपल्स पार्टी का रिवाइवल थोड़ा मेरे ख्याल में भुट्टो के नाम के इंजेक्शन के साथ उनका एक प्रोग्राम भी जुड़ा हुआ है। उस प्रोग्राम की भी बात अब दोबारा सामने आएगी और ये डिपेंड करेगा
जिस तरह से अब रूल करती है इनको मुस्लिम लीग नून कैसे रूल करती है, अवाम की लॉट में बेहतरी आती है या क्या होता है, तो फिर ये जो मुतारब कुव्वतें हैं समाज में ये कैसे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रिजवान साहब और सईद काजी साहब, बहरहाल हमारी तो यही दुआ है कि जो नई बनने वाली हुकूमत है, चाहे वो मरकज़ की हो चाहे वो सूबों की हुकूमत हो, जो भी हुकूमत बने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर साबित हो और पाकिस्तान के अवाम के मफादात का ख्याल रखें। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक दीजिए। खबर@दुनिया TV.tv पर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।